हेलो बच्चों, आज एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेटा ह्यूमन बींग्स होते हैं विविपेरस, मींस गिव बर्थ टू यंग वंस। रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं प्यूबर्टी के बाद। और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पे मेल और फीमेल्स में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस देखने को मिलते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं वो सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस, जहां पे मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। मेल गैमेट की फॉर्मेशन को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन कहलाती है oogenesis। इसके बाद इंसेमिनेशन के थ्रू जो स्पर्म्स हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और जहां पर फ्यूजन हो जाता है इन गैमेट्स का, एंड इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज फॉलोड बाय इम्प्लांटेशन, जहां पे जो ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है और वो अपने आप को यूट्रस की जो इंटरनल वॉल है एंड्रोमेट्रियम उसके साथ अटैच कर लेता है। जेस्टेशन वो पीरियड जहां पे इम्प्लांटेशन से लेके चाइल्ड बर्थ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जहां पे एम्ब्रियो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है मदर की बॉडी के अंदर, दैट इज नोन एज जेस्टेशन। ह्यूमन फीमेल्स में ये होता है 9 months प्लस माइनस 7 days, and ultimately parturition takes place, means delivery of baby. Sperm formation continuous process है males में, but formation of egg cell closes in female at the age of 45 to 50 years. अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की पहले बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है और इसके अगर इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करें तो टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो सबसे पहला टेस्टिस, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कवरिंग में प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है टेस्टिस का जो टेम्परेचर है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है बॉडी टेम्परेचर से, विच इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। लेंथ और ब्रेड्थ की बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है और विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। प्रोटेक्टिव कवरिंग जिनको ट्यूनिक कहा जाता है 3 होती है टेस्टिस के चारों तरफ। ट्यूनिका वेजिनालिस जो आउटरमोस्ट कवरिंग है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो फाइब्रस सराउंडिंग द टेस्टिस, एंड लास्ट वन द इनरमोस्ट इज नोन एज ट्यूनिका वेसिकुलोसा, जहां पे कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ डेंस और डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू भी यहां पर पाया जाता है। अर्ली फीटस लाइफ में टेस्टिस डेवलप करती हैं एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन जो 7 month होता है डेवलपमेंट का वो डिसेंड कर जाती है स्क्रोटम में with the help of inguinal canal. Internally each testis है 250 compartments जिनको कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो रफली एक टेस्टिस में 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिल सकते हैं। आप यहाँ के देख पा रहे हो 2 टाइप की सेल्स होती हैं, जो मेल जर्म सेल्स हैं मियोटिक डिवीजन करके स्पर्म्स की फॉर्मेशन करती हैं, जबकि जो सर्टोली सेल्स हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं जर्म सेल्स को, और इनकी जो फंक्शनिंग है इट इज रेगुलेटेड बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम FSH भी कहते हैं। सर्टोली सेल्स आल्सो सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो कंसंट्रेट कर देता है टेस्टोस्टेरोन को इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इसके अलावा एक इनहिबिन प्रोटीन भी यहां से रिलीज होता है विच सप्रेसेस FSH सिंथेसिस। तो क्यूबिडल सेल अंडरगोज माइटोसिस टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया फिर डेवलप हो जाते हैं इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड फाइनली स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हो जाती है जो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स में। तो जो लेडिक सेल्स हैं वो टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, और जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की साइड में प्रेजेंट होती हैं। एक्सेसरी डक्ट स्टार्ट होती है रेटेटेस्टिस से, वैसा डिफरेंशिया से होती है एपिडिडाइमिस के थ्रू, वैसा डिफरेंस में खत्म होती है। यहां पे आप देख पा रहे हो वैसा डिफरेंस और सेमिनल वेसिकुलर डक्ट मिलके इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करती हैं, जो ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर करने का काम करता है स्पर्म्स को, और ओपन होता है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रल ओपनिंग इज नोन एज यूरेथ्रल ओरिफाइस और यूरेथ्रल मीटस। अगर ग्लैंड्स की बात करें, मेल एसेसरी ग्लैंड्स में मेनली आते हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल बच्चों पेयर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्लैडर का बेस होता है वहां पे प्रेजेंट होती हैं, और इनकी डक्ट्स मिल जाती है वेस डिफरेंशिया से
और इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। जो पीएच है सेमिनल फ्लूइड की वो होती है 7.4 और इनकी सिक्रेशन में मेनली होते हैं फ्रक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्लोटिंग प्रोटीन्स जो कि ब्लड से अलग होते हैं। फ्रक्टोज इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म एंड प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंश्योर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो रेप विक्टिम के केस में फ्रक्टोज की प्रेजेंस एक कंफर्मेटरी टेस्ट मानी जाती है। 60% सीमेन की फॉर्मेशन सेमिनल वेसिकल्स करते हैं। दूसरा ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, जहां की पीएच 6.5 और ये 25% बनाते हैं सीमेन के वॉल्यूम का। यहां पर सिट्रिक एसिड और एसिड फोस्फेटेज, अमाइलेज या पेप्सिनोजन जैसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो नरिश और एक्टिवेट करते हैं स्पर्मेटोजोआ को स्विम करने के लिए। एंड लास्टली पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड यहां पे मिलते हैं दोनों साइड पे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के, जो कि एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करते हैं और इनकी डक्ट ओपन होती है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में। ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड्स जो कि यूरिन में प्रेजेंट होते हैं यूरेथ्रा में जाने से पहले। और इन तीनों की कंबाइंड सिक्रेशन को ही बच्चे हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा, जहां पे फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन है दे हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो कि पेल्विक रीजन में ही प्रेजेंट होता है। कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमरी ग्लैंड। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर हैं जो ओवुलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड केयर को सपोर्ट करते हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ओवरी, जिनको प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। फीमेल गैमेट एग सेल या ओवम की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लोअर साइड एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं और इसमें लेंथ की अगर बात करें तो 2 से 4 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर है। ओवेरियन लिगामेंट जो है वो अटैच करता है ओवरी को यूट्रस के साथ एंड इट इज कवर्ड बाय एपिथेलियम विच इनक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा, जो कि 2 एरियाज में डिवाइड होता है। जो आउटर पार्ट है उसको कोर्टेक्स कहते हैं और जो इनर पार्ट है इट इज नोन एज मेडुला। अबाउट 10 to 20 सेंटीमीटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो ओवरी से यूट्रस तक एक्सटेंड करती हैं दे आर नोन एज ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। इनफंडिबुलम, द एंड ऑफ दिस इनफंडिबुलम हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्बरी। ये फिम्बरी हेल्प करती है इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। जो मिडिल पार्ट है दैट इज नोन एज एम्पुला, जो वाइडेस्ट पार्ट भी होता है फैलोपियन ट्यूब का। एंड लास्ट पार्ट इज नोन एज इस्थमस, जो शॉर्ट थिक वॉल्ड पोर्शन है एंड इस्थमस जॉइंस विद द यूट्रस। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्पुला इस्थमस रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड पियर शेप, जिसको वोम्ब भी कहा जाता है एंड इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स विच इज अटैच्ड टू पेल्विक कैविटी। ये ओपन होता है वेजाइना में थ्रू ए नैरो सर्विक्स। आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो कि वेजाइनल कैनाल और सर्वाइकल कैनाल मिलके बर्थ कैनाल की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे यूट्रस की जो वॉल है 3 लेयर्स की होती है, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है सबसे बाहर की लेयर है, जबकि मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है। एंडोमेट्रियम जो इनर मोस्ट लेयर है वो ग्लैंडुलर पार्ट है जो साइक्लिक चेंजेस में जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब जो एक्सटेंड करती है सर्विक्स से आउटसाइड ऑफ द बॉडी उसको कहते हैं वजाइना, और जो वजाइनल ओपनिंग है उसको वजाइनल ओरिफाइस कहा जाता है एंड इट इज कवर्ड बाय वेरी डेलिकेट मेम्ब्रेन हाइमन। एंड फंक्शन ऑफ वजाइना इज इट इज अ पैसेजवे ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो और स्पर्म रिलीज होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इट आल्सो फॉर्म बर्थ कैनाल ड्यूरिंग लेबर। उसके बाद बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, जहां सबसे पहले आता है मोन प्यूबिस, जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है जहां पे एक फैटी टिश्यू का कुशन होता है एंड इट इज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। सेकेंड पार्ट इज नोन एज क्लिटोरिस, जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है मोन्स प्यूबिस के और इट इज होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस ऑफ द मेल। यहां पे इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है
बट मेल पेनिस से ये डिफर इस सेंस में करता है कि इसका साइज बहुत रिड्यूस होता है और इसमें कोई पैसेज वे नहीं होता। थर्ड इज लैबिया मेजोरा, 2 लार्ज फोल्ड्स हैं स्किन के जो कि बाउंड्री बनाते हैं वल्वा की, एंड दे आर पार्टली कवर्ड विद प्यूबिक हेयर्स, और यहाँ पे सीबिएशियस या ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पार्ट इज लैबिया माइनोरा, ये भी फोल्ड है स्किन के बट स्मॉलर इन साइज अंडर लैबिया मेजोरा, और पोस्टेरियरली लैबिया माइनोरा फ्यूज करके एक और स्ट्रक्चर बनाती है जिसको फोर्चीट कहा जाता है। यहाँ पे भी बहुत सारे सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। एरिया बिटवीन द लैबिया माइनोरा इज नोन एज वेस्टिब्यूल। एंड लास्टली पेरिनियम, एक ऐसा एरिया जो एक्सटेंड करता है फोर्चीट से एनस के बीच में, उसको पेरिनियम कहा जाता है। मेमरी ग्लैंड्स, पेयर्ड स्ट्रक्चर जहां पे ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल, बट फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल मैमल्स ओनली। यहाँ पे वेरिएबल अमाउंट फैट का प्रेजेंट होता है और उसी की वजह से ये साइज में डिफर करती हैं। यहाँ पे 3 तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ग्लैंडुलर टिश्यू जहाँ पे 15 से 20 मेमरी लोब्स प्रेजेंट होती हैं, एंड ईच लोब इज फॉर्म्ड ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर्स जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है। जब मिल्क पास होता है एल्वियोलाई से तो पहुंचता है मेमरी ट्यूब्यूल्स में एंड देन इनटू मेमरी डक्ट। नियर निपल मेमरी डक्ट एक्सटेंड करके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको मेमरी एम्पुला कहा जाता है। तो यहाँ पे वो मिल्क टेम्परली स्टोर हो जाता है बिफोर गोइंग टू लेक्टिफेरस डक्ट्स। ईच लेक्टिफेरस डक्ट carries milk from one of the lobe to outside. Second, fibrous tissue present होता है जो alveoli और ducts को support करने का काम करता है। And finally, third layer is fatty और adipose tissue जो lobes के बीच में पाया जाता है, और amount of tissue जैसा कि मैंने बताया determines the size of the breast. मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन मेमरी ग्लैंड का बच्चों है सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन। ठीक है, पाथवे की बात करें तो एल्वियोलाई से मेमरी ट्यूब्यूल्स, मेमरी डक्ट, मेमरी एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट, एंड थ्रू लेक्टिफेरस डक्ट इट गोज आउटसाइड। तो ये सिंपलेस्ट पाथवे है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है। अब हम बात कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस की, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis कहा जाता है। दोनों प्रोसेसेस में 3 कॉमन फेजेस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो एक एक करके हम इन दोनों प्रोसेस को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से। यूज नहीं होना, अगर आप पॉइंट वाइज चलेंगे तो आपको एक बार में याद हो जाएगी प्रोसेस। जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, जो अनडिफरेंशिएटेड प्रीमोर्डियल जर्म सेल होती है वो डिवाइड करती है माइटोटिकली और स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करती हैं। स्पर्मेटोगोनिया बेटा 2 टाइप के हो सकते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल के एक्ट करते हैं जो बाद में ओ डिवाइड करके एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन करेंगे। जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है दे आर द प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म्स। यहां तक समझ आई बात? ठीक। अब जो ग्रोथ फेज है वहां पे क्या होगा, जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करेंगे लार्ज स्ट्रक्चर में जिसको हम कह देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सिर्फ साइज बढ़ेगा। उसके बाद आता है मैच्योरेशन फेज, जहां पे हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 सक्सेसिव डिवीजन में जाएंगे जिनको मैच्योरेशन डिवीजन कहते हैं। पहले मैच्योरेशन डिवीजन में रिडक्शनल डिवीजन होगा, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक सारे के सारे डिप्लॉइड होती हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मैच्योरेशन डिवीजन होगा जो कि एक नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन है, और 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन होगी। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 प्राइमरी स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन हो गई। अब ये स्पर्मेटिड्स किस में चेंज हो जाएंगी? स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स में। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। पूरी प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। और एक और रिलेटेड वर्ड है, जब
स्पर्म्स रिलीज होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, उसे कहा जाता है स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्म एम्बेडेड होते हैं सर्टोली सेल्स में और स्पर्मिएशन प्रोसेस के थ्रू वो रिलीज होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से। तो अगर करेक्ट सीक्वेंस देखें तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है। तो है ना बिल्कुल इजी। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के राइज की वजह से, जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है। ये जीएनआरएच एक्ट करता है एंटीरियर लोब पे पिट्यूटरी ग्लैंड की और दो हार्मोन सिक्रेट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो एलएच है ये एक्ट करेगा लेडिक सेल्स पे जहां से टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होगा और एफएसएच एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे जो कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होती है और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन वहां से रिलीज होगा। इसके साथ साथ इनिबिन भी वहां पे प्रोड्यूस होता है। जो एबीपी है वो कंसंट्रेट कर देगा टेस्टोस्टेरोन को और सप्रेस करेगा एफएसएच के सिंथेसिस को। एफएसएच एक्ट करेगा स्पर्मेटोगोनिया पे और स्टिमुलेट कर देता है स्पर्म प्रोडक्शन को। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस कंट्रोल होती है, रेगुलेट होती है। इसी के साथ हम स्पर्म की स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। तो जो स्पर्म है और जो उसकी एबिलिटी है टू फर्टिलाइज एन एग सेल वो 24 टू 48 आवर्स तक ही होती है वंस इट इज रिलीज इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक। तो जो एक टिपिकल मैमेलियन स्पर्म है बच्चों, उसके होते हैं 4 पार्ट, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। तो सबसे पहला जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज हेड, जहां पे स्मॉल एंटीरियर रीजन में एक्रोसोम और लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम की फॉर्मेशन होती है गोल्गी बॉडी से जो स्पर्मेटिड में प्रेजेंट होते हैं और इसमें है हाइलोयूरिनिडेज जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कॉमनली स्पर्म लाइसिन कहलाता है और ये पेनिट्रेट करता है एग सेल को एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक एक बहुत छोटा सा रीजन है जो हेड और मिडिल पीस के बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट हैं, प्रोक्सिमल जो न्यूक्लियस की तरफ है और फर्स्ट क्लीवेज जो जाइगोट में होता है उसको इनिशिएट करता है और डिस्टल सेंट्रियोल जो कि एक्सियल फिलामेंट स्पर्म का है उसकी फॉर्मेशन करता है। तीसरा जो पार्ट है इट इज नोन एज मिडिल पीस जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया एक एक्सियल फिलामेंट में स्पाइरली अरेंज रहते हैं एंड इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो इसको पावर हाउस ऑफ द स्पर्म भी कहा जाता है। और मिडिल पीस के एंड पे एक रिंग सेंट्रियोल जो कि एनुलस भी कहलाता है प्रेजेंट होता है। अब ये तीनों पार्ट पोस्टीरियर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस, नेक और मिडिल पीस एक शीट से कवर होते हैं जिनको बेंचीट कहा जाता है। लास्टली टेल जो बहुत लंबा पार्ट होता है अगर हम कंपेयर करें हेड से तो, और ये जो मेन पीस के बाद का एरिया है उसको कहा जाता है एंड पीस जहां पे ये नेकेड फिलामेंट होता है। सिर्फ स्पर्म के जो मूवमेंट होता है जो स्विम करता है स्पर्म वो टेल की वजह से ही होता है जो कि फ्लूइड मीडियम में उसको मूवमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन के लिए एटलीस्ट 60% जो स्पर्म्स हैं उनका नॉर्मल शेप और साइज हो और उसमें से 40% विग्रस मोटिलिटी शो करें, देन ओनली फर्टिलाइजेशन इज कैपेबल। मेल एसेसरी डक्ट और जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो टेस्टिकुलर हार्मोन्स को मेंटेन करके रखने का काम करते हैं और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलके सीमन की फॉर्मेशन करते हैं। और जो सेमिनल प्लाज्मा है वो कहां की सिक्रेशन है बच्चों, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। यस, इट इज सिक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, तो यहां तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं oogenesis की। जो मैच्योर फीमेल गैमीट ओवम की फॉर्मेशन है वो कहलाती है oogenesis, जो होती है फीमेल गोनेड ओवरीज में। और जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेज थे, यहां पे भी 3 फेज ही होते हैं। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज। देखिए जो फीटल डेवलपमेंट है उसमें जो ओवरी की जो जर्मिनल सेल्स हैं वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं बाकी सेल से और माइटोटिकली डिवाइड करके एग मदर सेल या उगोनिया की फॉर्मेशन करती है।
बर्थ के बाद कोई नया उगोनिया ऐड नहीं होता है, यह आपको याद रखना है। ये उगोनिया माइटोटिकली डिवाइड करके और प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन करते हैं और इसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन फेज हो जाता है पूरा। उसके बाद स्टार्ट है ग्रोथ फेज। जो प्राइमरी oocyte का ये फेज है ये बहुत लंबा होता है, कुछ सालों तक भी ये एक्सटेंड कर सकता है। यहाँ पे जो लार्ज प्राइमरी oocyte है इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसर सेल्स की एक लेयर बन जाती है और ये कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। अब बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डिजेनरेट हो जाते हैं बर्थ से प्यूबर्टी तक और इस प्रोसेस को कहा जाता है फॉलिकुलर एट्रेशिया। तो बर्थ पे एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं हर ओवरी में। यहां पर एक फ्लूइड फील्ड कैविटी भी प्रेजेंट होती है जिसको एंट्रम या फॉलिकुलर एंट्रम कहा जाता है। थर्ड फेज होता है मैच्योरेशन फेज। जैसे प्राइमरी oocyte दो मैच्योरेशन डिविजन्स में जाती है, यहां पर जो प्राइमरी oocyte है उसमें भी फर्स्ट म्यूटिक और सेकंड म्यूटिक डिविजन्स होते हैं। मैच्योरेशन डिवीजन के बाद जो उगोनिया सेल्स हैं वो डिफर करती हैं स्पर्मेटोगोनिया से। कैसे? प्राइमरी oocyte डिवाइड करेगी जहां पे दो अनइक्वल सेल बनेंगी, दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी, एक लार्ज सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी जो स्मॉल होगी साइज में और धीरे धीरे डिजेनरेट कर जाती है। सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन में जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं फिर से दो अनइक्वल डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन बनेगी, एक लार्ज ooted और दूसरी सेकेंड पोलर बॉडी। ooted ग्रेजुअली डेवलप हो जाती है फंक्शनल हैप्लॉइड ओवम में। So from one oogoneum only one ovum and three polar bodies are formed. So ovum is actual female gamete. The polar bodies do not have any part in reproduction, so they degenerate gradually. ग्रोथ के बाद टर्सरी फॉलिकल चेंज हो जाती है मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल में और रप्चर हो जाती है सेकेंडरी oocyte स्टेज पे ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकेंडरी oocyte जब बनती है तो उसके चारों तरफ एक नई मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी होती है विच इज नोन एज जोना पेलोसोडा। यहां पे इस डायग्राम में आप सारी स्टेजेस एक साथ देख सकते हैं कि कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल्स एंड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। 14th डे पे सेकेंडरी oocyte स्टेज पे ओवुलेशन हो गया एंड इट चेंजेस इनटू ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। यहां से फिर कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है। oogenesis का हार्मोनल रेगुलेशन भी GnRH के अंडर कंट्रोल में होता है जो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करके एंटीरियर लोब से LH और FSH सीक्रेट करता है। FSH जो है स्टिमुलेट कर देता है ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ एग। FSH से ही एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन स्टिमुलेट होती है जबकि LH इंड्यूस कर देता है रैप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो जो LH है वो ओवुलेशन कॉज करता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जो कि स्टिमुलेट होता है LH से एंड चेंजेस इनटू कार्पस लूटियम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जिसको येलो बॉडी भी कहा जाता है। तो जो राइजिंग लेवल होता है प्रोजेस्टेरोन का वो इनहिबिट कर देता है रिलीज ऑफ GnRH एंड इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ LH, FSH and progesterone. So in this way hormonal regulation of oogenesis also takes place. Menstrual cycle. Reproductive cyclic changes in female primate like monkey, apes and human beings is known as menstrual cycle. So starting of menstrual cycle is known as menarche which occurs at puberty age and last menses is known as menopause. Generally it is 28 to 29 days cycle. ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 14th डे पे होता है। अदरवाइज इसके 3 फेजेस होते हैं, मेंसेस फेज, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। हम एक एक करके इन तीनों फेजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है दैट इज ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुएशन फेज। ड्यूरिंग दिस फेज जो कि 3 से 5 दिन तक चलता है, 40 ml ऑफ ब्लड इज रिलीज पर डे। जो एंडोमेट्रियम की वॉल है, यूट्रस की लाइनिंग है और ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं और एक लिक्विड फॉर्म कर देती हैं जो कि वजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी क्लोटिंग नहीं होती है। इट अकर्स व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड
अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी, विच इज क्लियर कट इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी. इट कैन बी डिफ्यूज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स. सेकेंड फेज इज फोलिकुलर फेज. जो प्राइमरी फोलिकल है वो मैच्योर ग्रेफिन फोलिकल में चेंज हो जाते हैं. एंडोमेट्रियम वॉल दोबारा से रीजनरेट करना शुरू कर देती है, वो प्रोलिफरेट करती है, और यहाँ पे जीएनआरएच की वजह से एलएच और एफएसएच का जो लेवल है वो बढ़ जाता है. एलएच और एफएसएच अटेन मैक्सिमम पीक एट 14th डे, तो इट इज नोन एज एलएच सर्ज, और इसी की वजह से 14th डे पे ओवुलेशन होता है एट सेकेंडरी oocyte स्टेज. तो जो ग्रेफियन फॉलिकल है एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन. ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है. तीसरा फेज जो है दैट इज नोन एज ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज. जो रिमेनिंग पार्ट है ग्रेफियन फॉलिकल का, उसका जहां पे प्रोसेसिंग होती है एक तरह से कह रहे हैं, जो कि टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है. एलएच और एफएचएच लो लेवल पे चले जाते हैं. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस लुटियम डिजनरेट कर जाएगा, एंडोमेट्रियम की वॉल डिजनरेट हो जाएगी दोबारा से, और मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, एंड इट इज स्टार्टिंग ऑफ न्यू साइकिल ड्यू टू विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता रहेगा जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और एंडोमेट्रियम वॉल इंटैक्ट रह जाती है. ये दो तरह के हार्मोन्स आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ओवेरियन हार्मोन्स और पिट्यूटरी हार्मोन्स. ओवेरियन हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और जो पिट्यूटरी हार्मोन है एलएच और एफएसएच. इनका जो प्रोग्रेसिवली लेवल जो चेंज होता है उसकी वजह से ये साइक्लिक चेंजेस फीमेल्स की बॉडी में होते रहते हैं, विच इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. प्रेगनेंसी के टाइम पे सारे के सारे इवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के रुक जाते हैं क्योंकि देयर इज नो मेंसेस. तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट है नेचुरल रिप्रोडक्शन फेज का, जो मिनार्के और मेनोपॉज के बीच में एक्सटेंड करता है. उसके बाद होता है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इंसेमिनेशन हुआ, वजाइना में जो सीमन है वो पास हुआ, एंड सर्विक्स के थ्रू होता हुआ एम्पुलर रीजन में अगर वो पहुंच जाता है और फर्टिलाइजेशन कर देता है एग सेल का, तो इसके बाद जो चेंजेस होते हैं दैट वी विल डिस्कस नाउ. तो सबसे पहले जब बात आई कि फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी होगा जब स्पर्म और एग सेल साइमल्टेनियसली एम्पुलर रीजन में पहुंचेंगे. ठीक है, इसीलिए सारे के सारे पॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करते, क्योंकि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ओनली लीड्स टू फर्टिलाइजेशन. जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो स्पर्म है जोना पेलोसुडा लेयर के एग सेल के जोना पेलोसुडा लेयर के कांटेक्ट में आता है और वहां पे चेंजेस को इंड्यूस कर देता है. कोर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है जिससे पॉलीस्पर्मी रुक जाती है और एक्स्ट्रा स्पर्म वहां पे एंटर नहीं करते. जो एक्रोसोम की सिक्रेशंस हैं दे मेक चेंजेस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ जोना पेलोसुडा लेयर, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे सेकेंडरी oocyte स्टेज पे, जो कि अनइक्वल डिवीजन करेगा. एक हैप्लॉइड एग सेल की फॉर्मेशन होगी और सेकंड पोलर बॉडी बनेगी. यहां पे स्पर्म की एंट्री स्टिमुलस का काम करती है. एक बार जब यूट्राइन वॉल के साथ ये अटैच हो जाता है तो उसके साथ साथ इसमें साइक्लिक रिपीटेड डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं जो ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन करते हैं. और अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू एंडोमेट्रियल वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन. ये जनरली 7 डे को हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म है वो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि अगर एक्स ऑफ फीमेल कंबाइंड विद एक्स ऑफ मेल देन गर्ल चाइल्ड इज बोर्न. लेकिन अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के वाई क्रोमोसोम के साथ कंबाइन करता है देन ए बॉय इज बोर्न. जो इम्प्लांटेशन है उसके बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है वहां पे फिंगर लाइक प्रोसेसेस अपीयर हो जाती हैं जिनको कोरियोनिकुलाई कहा जाता है, एंड दे आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड. तो जो इंटीग्रेट होके एक टिश्यू की फॉर्मेशन कर देते हैं जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा. प्लेसेंटा है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन है बिटवीन डेवलपिंग फीटस एंड मैटरनल बॉडी, जिसके थ्रू उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेज मिलती हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मदर और फीटस के बीच में. प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज
एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की सिक्रेशन करता है। और जो प्रेगनेंसी के बाद का फेज है उसमें रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई इंश्योर करता है एम्ब्रियो की, जैसा कि मैंने भी बताया। उसके साथ साथ जो वेस्ट है उसका रिमूवल भी इसकी हेल्प से सक्सेसफुली हो जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट करके स्टेम सेल्स बना देता है, जो टिश्यू और ऑर्गेनोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। और ये डिफरेंशिएट होके आउटर एक्टोडर्म बना देगा, इनर एंडोडर्म बन जाएगा, और इन दोनों के बीच में मेसोडर्म डेवलप हो जाता है। तो these three layers form all tissue and organs of the body. HCl, HPL और रिलैक्सिन जो मैंने बताया सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है, थायरोक्सिन है, इनकी जो लेवल है वो पीक पे होता है, बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ। प्रेगनेंसी या जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन फीमेल्स में 9 मंथ्स या नियरली 40 वीक्स का होता है। कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है? फर्स्ट मंथ के बाद हार्ट की फॉर्मेशन होती है, विच इज फर्स्ट साइन ऑफ फीटल ग्रोथ। सेकेंड मंथ के एंड पे फीटस डेवलप कर देता है लिम्ब और डिजिट्स को, एंड बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ मेजर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, लिम्ब्स एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स बन जाते हैं। फिफ्थ मंथ के बाद जो फाइन हेयर्स हैं, आईलिड्स हैं, आईलैशेस हैं, उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, एंड एट द end of 9 month fetus is ready for delivery. So there are prominent changes during embryonic development. Parturition या जिसको हम चाइल्ड बर्थ कहते हैं, डिलीवरी ऑफ fetus from the uterus by vigorous contraction is known as parturition. It is a neuroendocrine mechanism. Signal for parturition arise from fully formed fetus and placenta. इंड्यूस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जो है, जिनको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, दे ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। और जो ऑक्सीटोसिन है यही वो हार्मोन है जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, एंड इट causes expulsion of baby from the body of female through birth canal. After this, placenta is also expelled out. अब लैक्टेशन क्या है? मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएट करके मिल्क प्रोड्यूस करते हैं टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो फर्स्ट मदर का जो फर्स्ट मिल्क है, दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रम, विच इज ए कंप्लीट नरिश डाइट बिकॉज इट कंटेन एंटीबॉडीज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी। इसके अलावा इसमें सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। दैट्स वाई ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। होप चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए बिना लेके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप, लेवल डायग्राम है जो इंटर रिलेशनशिप शो करनी है आपको चारों एसेसरी डक्ट्स की ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो बेटा देखिए ये चार स्ट्रक्चर कौन सी होती हैं जो मिलकर मेल एसेसरी डक्ट बनाती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले वैसा डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वैस इफरेंस एंड रेटेटेस्टिस, ये चारों स्ट्रक्चर मिलके बच्चों क्या कहलाती हैं? मेल एसेसरी डक्ट। तो डायग्राम में आपको इस तरह से इनको लेवल करना होगा चारों पार्ट्स को, और आपका काम हो गया। 2 नंबर मिल गए आपको। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डायग्राम गिवन बिलो शो अ डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। तो आंसर करना है आपको ये इन क्वेश्चंस का, कि आइडेंटिफाई करना है और नेम बताना है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज जो कि दिखाई गई है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट है, दिस इज ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुलर स्टेज आप कह सकते हैं इसको। सेकेंडली ये पूछ रहा है एग्जैक्ट लोकेशन इन द नॉर्मल प्रेगनेंसी ऑफ फीमेल। तो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ जाके अटैच होता है? ये अटैच होता है यूट्राइन वॉल के साथ। तो बी का आंसर क्या करोगे आप? यूट्राइन वॉल, या इसको आप एंडोमेट्रियल वॉल भी कह सकते हैं। तो सेकंड या बी पार्ट का आंसर हो गया एंडोमेट्रियल वॉल या यूट्राइन वॉल। उसके बाद क्या पूछ रहा है? उसके बाद पूछ रहा है राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द टू पार्ट्स लेबल्ड एक्स एंड वाई। एक्स देखिए 2 टाइप की सेल्स बनती हैं, आपको याद होगा। एक टाइप की सेल्स क्या होती हैं? आउटर जो सेल्स होती हैं उनको कहा जाता है बेटा ट्रोपोब्लास्ट। और ट्रोपोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? ये
हेल्प करता है इम्प्लांटेशन में, कि यूट्राइन वॉल के साथ अपने आप को अटैच कर ले ब्लेस्टुला, ठीक है। और अंदर वाली सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है? दिस ग्रुप इज नोन एज इनर सेल मास। और इनर सेल मास डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है एम्ब्रियो के, जो एक्टोमीज और एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो, या इट गेट डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो आप लिख सकते हैं। तो तीनों पार्ट के काम हो गए, तीनों पार्ट का आंसर हमने कर दिया, तो आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 3 नंबर, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन थर्ड हो गया। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आपको क्या करना है? डज द एंडोक्राइन ग्लैंड करेक्ट बताना है, मैच विद इट्स हार्मोनल सिक्रेशन एंड फंक्शन। चलिए, सर्टोली सेल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है, गलत हो गया। प्लेसेंटा इनिशिएट मिल्क नहीं, वो तो प्रोलैक्टिन होता है ना। लेडिक सेल्स एंड्रोजन, यस। चलिए एक और देख लेते। ओवरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। लेडिक सेल्स जो हैं वो एंड्रोजन सिक्रीट करती हैं, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन को इनिशिएट करती है। यहाँ पे प्लेसेंटा नहीं, यहाँ पे क्या होता है? प्रोलैक्टिन होता है बेटा वो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। प्रोलैक्टेशन मैंने लिख दिया, प्रोलैक्टिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो शोइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल, और बाकी आंसर्स आपको बताने हैं। चलिए क्या क्या है? व्हाट आर द सुटेबल टेक्निकल टर्म्स यूज फॉर द फॉलोइंग? 1 to 7 डे, 1 to 7 डे को क्या कहा जाता है? चलिए अगर आप में से किसी को याद है तो फटाफट लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। पहला फेज क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज। 8 to 12 डेज फॉलिकुलर, उसके बाद 16 to 28 डेज ल्यूटियल फेज, 13 to 15 डेज ओवुलेशन फेज या ओवुलेटरी फेज। चलिए ये चारों पार्ट हो गए। उसके बाद क्या पूछ रहा है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स ड्यूरिंग द फॉलोइंग टाइम पीरियड। अच्छा, अब थोड़ा सा चीज़ों को चेंज कर दिया गया है। 8 और 12 डेज में देखिए 2 हार्मोन्स होते हैं, दोनों का हम लेके चलते हैं एक साथ। एक तरफ है हमारे पास ओवेरियन हार्मोन, इधर मैं ओवेरियन हार्मोन का लिखता हूँ। तो 8 to 12 डेज में ओवेरियन हार्मोन क्या करेगा, और उधर हम लिख देंगे पिट्यूटरी हार्मोन। ओके, तो ओवेरियन हार्मोन यहाँ पे क्या करेगा? 8 to 12 डेज में फॉलिकुलर ग्रोथ करेगा। पहला 8 to 12 डेज में फॉलिकुलर ग्रोथ होगी, जबकि जो पिट्यूटरी हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन की सिक्रेशन करेगा, ईस्ट्रोजन सिक्रेट करेगा। ओवेरियन हार्मोन 13 to 15 डेज में क्या करेगा? थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल, एंडोमेट्रियल वॉल को थिक करेगा, ठीक है। और इधर ये क्या कर देगा? इट कॉजेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। डे 16 to 28 पे ओवेरियन हार्मोन्स क्या करेंगे? मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल, एंडोमेट्रियल वॉल को मेंटेन करने का काम कर देगा। और उसी टाइम पीरियड में जो पिट्यूटरी हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करेगा फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे जो डेज है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यहाँ पे 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन अकर एट सेकेंडरी oocyte स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। सेकेंडरी oocyte स्टेज पे ओव्यूलेशन होता है। ये फेजेज है, देखिए 1 to 7, 8 to 15, 16 to 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक सेक्शनल व्यू बनाना है ह्यूमन ओवरी का, और उसी में सारे के सारे पार्ट्स को लेबल कर देना है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूटियम, एंड नेम द गोनेडोट्रोपिन्स एंड एक्सप्लेन द रोल इन oogenesis एंड। तो हम पहले पार्ट का आंसर यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद डायग्राम पे जाएंगे। देखिए LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, 2 हार्मोन होते हैं जो कि गोनेडोट्रोपिन्स हैं। और उनका रोल अगर हम बात करें तो इन दोनों का जो अमाउंट है, इन दोनों का जो लेवल है, इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज इन फीमेल्स, एंड इट स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन की सिक्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चों। और जब ईस्ट्रोजन की सिक्रेशन बढ़ेगी तो जो ग्राफियन फॉलिकल हैं एंड ग्राफियन फॉलिकल्स, उनकी मैचुरेशन की तरफ चला जाएगा। जो 13th डे है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसको हम LH सर्ज कहते हैं, ड्यूरिंग LH सर्ज
इट इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, जो ग्रेफियन फॉलिकल है उनका ब्रेकडाउन, उनका रप्चर हो जाएगा, जिससे ओवा एग सेल रिलीज होगी एट सेकेंडरी oocyte स्टेज। क्लियर टू एवरीवन? तो ये पार्ट बी का आंसर हो गया। अब डायग्राम की तरफ चलते हैं। देखिए ये डायग्राम है, तो इसमें अलग अलग स्टेजेस आप देख पा रहे होंगे। आपकी एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है डायग्राम। सबसे पहला जो होता है उसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, उसकी साइज बढ़ती है, उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाती हैं, देन इट चेंजेस इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। और जब फॉलिकुलर कैविटी अपीयर हो जाती है इसमें, जिसको हम एंट्रम कहते हैं, जब एंट्रम अपीयर हो जाता है देन इट इज नोन एज टर्सरी या थर्ड फॉलिकल। एंड फाइनली जब ये अपना पूरा शेप अटेन कर लेता है देन इट इज नोन एज मैच्योर और ग्रेफियन फॉलिकल। अब इसी ग्रेफियन फॉलिकल से 14th डे पर रप्चरिंग हो जाएगी और ओवुलेशन होता है एट सेकेंडरी oocyte स्टेज। ठीक है, सेकेंडरी oocyte स्टेज पे ग्रेफियन फॉलिकल बन गया और उसके बाद ये डिजनरेट होना शुरू हो जाता है एंड इट चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, और जो लास्ट स्टेज होती है उसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस एल्बिकन्स बन गया। तो ये डायग्रामेटिकली आपको दिखाना है एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। इससे रिलेटेड बहुत बार देखो, मेनली दो टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आए, आप अभी देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवरी का सेक्शनल व्यू, इसमें बहुत बहुत बार क्वेश्चन आए। ये देखिए दोबारा से वही क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी शोइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम एंड ओवुलेशन। सेम क्वेश्चन है, सेम ही तो क्वेश्चन हो गया, उसमें सारे टाइप के फॉलिकल अलग अलग लिखे हुए थे। ठीक है, तो इसको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं। डन 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 डन। अगला क्वेश्चन क्या है रे सांभा? ओके, मैच्योर ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम और 3 पार्ट लेवल करके आपको फंक्शंस लिखने हैं उनके। तो देखिए सबसे आगे का हिस्सा जो होता है उसको हेड कहते हैं, और हेड में भी जो टिप पोर्शन है वो हो जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम के जस्ट पीछे न्यूक्लियस, एंड यहाँ पे जो नेक रीजन है यहाँ पर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। जरूरी नहीं है आप ये सारा बताएं, आपको सिर्फ 3 पार्ट बताने हैं, उनके फंक्शन बताने हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है? क्लीवेज में हेल्प करेगा, और डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो ये स्पाइरल एक्सियल फिलामेंट बनाएगा, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया लोकेटेड होंगे मिडिल पीस में। उसके बाद ये रीजन क्या कहलाता है? मिडिल पीस। यहाँ पे स्पाइरल होता है, इस स्पाइरल पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर स्पर्म मूवमेंट। और पीछे का ये सारा पार्ट क्या कहलाता है? टेल रीजन, एंड कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट लास्ट पार्ट। एक छोटा सा पीछे का हिस्सा है, वहाँ पे कवरेज नहीं होती, अदरवाइज पूरे का पूरा पार्ट कवर्ड होता है। फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले जो एक्रोसोम है बच्चों, एक्रोसोम प्रोड्यूसेस स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन में मेन होता है हाइलोयूरिनिडेज, और वो क्या करता है? इट पेनिट्रेट और डिसोल्व द एग सेल मेम्ब्रेन, जिससे कि स्पर्म की एंट्री हो सके। मिडिल पीस का आप आंसर बता सकते हैं? मिडिल पीस में क्या होते हैं? मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा आप लिख सकते हो टेल रीजन। टेल रीजन मूवमेंट करता है, ये मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक्रोसोम के सेंट्रियोल के फंक्शन आप बता सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, क्लीवेज में हेल्प करेगा, एक एक्सियल फिलामेंट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, आपको बड़े अच्छे से इसका आंसर करना है, 5 मार्क्स में आता है मोस्टली। एंड हाउ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल हेल्प्स एज अ कंट्रासेप्टिव मेजर। चलिए पहले पहला पार्ट बता देते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे। देखिए वही सारी चीज़ें जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सेक्शनल व्यू में देखी थी, उसको अब ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया गया है। डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, इमेच्योर फॉलिकल हो गया, यहाँ पे ओवुलेशन हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन है, रप्चर्ड कॉर्पस ल्यूटियम। चलिए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा आपको पता है मेनली 4 फेजेज में कंप्लीट होती हैं। पहला फेज जो है वो कहलाता है मेंस्ट्रुअल फेज, या जिसको हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। इट टेक्स 3 to 5 days इन 28 डेज साइकिल। ठीक है, जो LH का प्रोडक्शन है फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, प्रोडक्शन ऑफ LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहला फेज, प्रोडक्शन ऑफ LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, रिड्यूस होता है ड्रास्टिकली। देखिए ड्रास्टिक रिडक्शन है, ये जो ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही है, ब्लू वाली लाइन में रिडक्शन है, LH का लेवल बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा,
और जब कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होगा तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो उसका लेवल भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो दोनों हार्मोन डिक्रीज हो जाते हैं, कौन कौन सा, LH एंड प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम ब्लीडिंग फेज या मेंसेस फेज कहते हैं। 3 से 5 दिन तक ये साइकिल होती है इन 28 डेज साइकिल। सेकेंड फेज इज कॉल्ड फोलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। अब इस फेज में क्या होगा कि 6 to 13 डेज, मतलब जस्ट ओवुलेशन से पहले तक ये साइकिल चलती है इन 28 डेज साइकिल। अब इसमें जो प्रोमिनेंट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे कि जो FSH की सिक्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। वहां पे LH था, यहाँ पे FSH होगा, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। अब जैसे ही FSH का प्रोडक्शन होगा ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये एंड्रोमेट्रियम के वॉल, ये जो एंड्रोमेट्रियल वॉल है इसको थिक करना शुरू कर देगा। थिकनिंग ऑफ एंड्रोमेट्रियल वॉल मेंटेन करना शुरू कर देता है इसको। तो 2 फेजेस कंप्लीट हो गए। उसके बाद थर्ड फेज तो क्या कहलाता है, ओवुलेटरी फेज। ये एक ही दिन का होता है कि जब LH और FSH 13 डे पे LH पीक पे पहुंच गया, जिसको LH सर्ज कह देते हैं, और जैसे ही LH सर्ज हो जाएगा ऑन 14th डे ओवुलेशन अकर। तो थर्ड फेज इज कॉल्ड ओवुलेटरी फेज। थर्ड फेज इज कॉल्ड ओवुलेटरी फेज, जहां पे सेकंड oocyte स्टेज पर एग सेल रिलीज हो जाएगी, ओवा या एग सेल रिलीज हो जाती है। तो यही क्वेश्चन फिर से आया हुआ है देखिए। और फोर्थ फेज की अगर हम बात करते हैं देन इट इज नोन एज ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज। अब ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, बड़ा सबसे लंबा फेज होता है कि जो बाकी के 14 डेज बच गए, 15 to 28 डेज जो हैं, 28 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो होता है। जो एंटीरियर लोब पिट्यूटरी की सिक्रीट कर रही थी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, अब LH की वजह से क्या हो गया, LH कॉज्ड ओवुलेशन ऑन 14th डे। जो बाकी सेल्स हैं फॉलिकल की वो क्या करेंगी, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेंगी या कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन करेंगी, एंड देन दिस कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस हो जाएगा, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्राइन ग्लैंड एंड प्रोड्यूस म्यूकस। वाटरी म्यूकस प्रोड्यूस कर देता है ये, उसकी सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये। ड्रास्टिक इंक्रीज इन एंड्रोमेट्रियल थिकनिंग, ये प्रोजेस्टेरोन एंड्रोमेट्रियम की थिकनिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। एंड्रोमेट्रियल वॉल जो है उसकी थिकनिंग के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। अब ये क्यों जरूरी होता है, थिकेंड एंड्रोमेट्रियम क्यों जरूरी है, जिससे कि ओवुलेशन प्रॉपर हो सके। ठीक है ना बच्चों, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन देन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। अब जैसे ये डीजनरेट हो जाएगा तो एंड्रोमेट्रियल वॉल को, क्योंकि ये मेंटेन कर रहा था, ये भी डीजनरेट हो जाएगी, ये डीजनरेट हो जाएगी, तो वो मेंस्ट्रुअल फ्लो की फॉर्म में वजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर निकलने लगेगी, विथ स्टार्टिंग ऑफ अगेन मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक समरी है, आप देख सकते हो। 2 ओवेरियन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और 2 पिट्यूटरी हार्मोन है, LH और FSH। उनका जो लेवल है वो मेंटेन करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। LH सर्ज 13 डे पे होगा और ओवुलेशन 14th डे पे होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, 28 डेज की साइकिल में। कॉर्पस ल्यूटियम एंड्रोमेट्रियल वॉल को मेंटेन करने का काम करेगा बाय प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। होप चीजें आपको समझ आई होंगी। अब देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट आता है। ये क्या कह रहा है कि हाउ द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्प एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर। सीधी सी बात है कि अगर हमें पता है, कपल्स को पता है हाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट्स, तो ये उनको पता चल जाता है कि 14th डे पे ओवुलेशन होगा, 13th डे पे LH का सर्ज होगा, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई। सो अगर 10 to 17 डेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हैं उसमें अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स एब्सटेन किया जाए, कोइटस एब्सटेन किया जाए, तो प्रेगनेंसी के चांसेस हाईली रिड्यूस हो जाएंगे या प्रिवेंट किए जा सकते हैं, है ना। तो ये उनको बहुत हेल्प कर सकता है। ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल, लेवल ऑफ ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन ड्यूरिंग दिस फेज। ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, ओवेरियन हार्मोन्स LH और सॉरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और पिट्यूटरी हार्मोन LH और FSH। LH FSH पिट्यूटरी के हो गए, और वो दोनों एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ओवेरियन हार्मोन हो गए। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब ज्यादा होता है, लास्ट फेज कौन सा था, लास्ट फेज क्या होता है, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज पे इसका लेवल ज्यादा होता है, तभी तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, एंड्रोमेट्रियल वॉल को मेंटेन करता है। और इन हार्मोन्स का लेवल LH
पीक पे कब होगा? फोलिकुलर फेज में। LH सर्ज होता है 13 डे पे। FSH का सिक्रेशन, FSH का जो लेवल है वो ओवुलेटरी फेज पे बढ़ जाता है और फोलिकुलर फेज पे ज़्यादा होता है। वाई फोलिकुलर फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्सो रिफर्ड एज प्रोलिफरेशन फेज। फोलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ड्यूरिंग दिस फेज जो ग्रेफियन फोलिकल्स हैं उनका मैचुरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वो मैचुरेशन फॉर्म में चले जाते हैं। एंड एक्सप्लेन द इवेंट एट दैट अकर इन ग्रेफियन फोलिकल एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन एंड देयरआफ्टर। ग्रेफियन फोलिकल में क्या चेंजेस होंगे? ओवुलेशन के टाइम पर ग्रेफियन फोलिकल रप्चर हो जाता है, इट रप्चर्स एंड रिलीजेज एग सेल या ओवा। उसके बाद ये चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में एंड फाइनली ये डीजनरेट करके कॉर्पस एल्बिकन्स बना देता है। तो ओवुलेशन के बाद सेकेंडरी स्टेज पर ग्रेफियन फोलिकल से एग सेल रिलीज होगी जिसको मैच्योर ग्रेफियन फोलिकल कहते हैं। रप्चर्ड फोलिकल चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम और धीरे धीरे वो डीजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकन में चेंज हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, कितनी बार आप डिस्कस करेंगे? पिट्यूटरी हार्मोन्स LH एंड FSH, ओवेरियन हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसलिए मैं आपको कह रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी हैं और वैसे भी क्वेश्चन आते हैं। LHH FSH, जब FSH का लेवल हाई होगा तो क्या होता है? फोलिकुलर ग्रोथ होगी, फोलिकल्स मैच्योरेशन होगी, ठीक है। LH सर्ज जब होगा, LH का लेवल ज्यादा होगा तो क्या होगा? ओवुलेशन होगा। एस्ट्रोजन का लेवल जब ज़्यादा होता है तो ये रिपेयर करता है एंडोमेट्रियल वॉल को, सॉरी प्रोजेस्टेरोन। तो इस तरह से आप इनके ओवेरियन हार्मोन के, पिट्यूटरी हार्मोन के फंक्शन को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन फीमेल्स, और सारे इवेंट्स बता रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, इसको डे 0 माना गया और इससे जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? सबसे पहले तो ये पूछा गया है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन दिस रीजन, एम्पुला इस्थमस रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एम्पुला इस्थमस रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन अकर्स। इवेंट्स क्या होंगे? जाइगोट फॉर्मेशन होगी फर्टिलाइजेशन के बाद फर्स्ट 24 आवर्स, उसके बाद क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, उसके बाद बन जाता है 3rd डे पे, क्या कहते हैं उसको, मोरुला की फॉर्मेशन हो जाती है 4th डे पे, इसको हम 8 सेल स्टेज भी कहते हैं। ब्लास्टुला बन जाता है 16 सेल स्टेज एंड एट दिस ब्लास्टुला स्टेजेस इट अटैचेस इटसेल्फ टू एंड्रोमेट्रियल वॉल। एंड्रोमेट्रियम की वॉल के साथ ये अपने आप को अटैच कर लेता है एंड दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद नेक्स्ट 9 मंथ तक, जिसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड, इस जेस्टेशन पीरियड में ये अपने आप को यहीं पे अटैच रख के अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरी करता है फीटस फॉर्म में। तो ये सारे चेंजेस होते हैं फैलोपियन ट्यूब में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, वही डायग्राम जो मैं आपको बता रहा था। देखिए प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, सॉरी ओवुलेशन हो गया यहाँ पर, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद कॉर्पस एल्बिकन बन गया। अब क्या पूछना चाह रहे हैं? आइडेंटिफाई द फिगर दैट इलस्ट्रेट कॉर्पस ल्यूटियम, ये हो गया कॉर्पस ल्यूटियम, एंड नेम द पिट्यूटरी हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? मेंटेन करता है एंड्रोमेट्रियल वॉल को या एंड्रोमेट्रियम को। चलिए उसके बाद सेकंड फेज, स्पेसिफाई द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, यूट्रस की वॉल को थिक करने का काम करता है। डिफरेंस बिटवीन डी एंड ई, डी एंड ई ये टर्सरी फॉलिकल, ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है। एंड डायग्राम बनाना है आपको ग्रेफियन फॉलिकल का। ग्रेफियन फॉलिकल के अगर हम डायग्राम की बात करें बच्चों, तो ये ग्रेफियन फॉलिकल हो गया, जिसको हम मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में क्या क्या पार्ट होते हैं? देखिए आउटर पार्ट में क्या होता है, इनर पार्ट में क्या होता है, इस कैविटी को क्या कहते हैं? 2 लेयर्स मेनली होती है, कोरोना रेडिटा होता है और ये स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर बनती है जिसको क्यूमुलस ऑफरस कहते हैं, और ये बाकी सारा पार्ट क्या बच गया? एंट्रम कहलाता है ना। ये सारी स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती है? ये सारी स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाती हैं? ग्रेफियन फॉलिकल। अब अलग अलग स्टेजेस पे ग्रेफियन फॉलिकल में अलग अलग व्हाट टू से लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, उनकी थिकनिंग होती चली जाती है। तो उसी के बेसिस पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो होता है उसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल में ये ग्रैन्युलर सेल्स डेवलप हो जाती हैं एंड इट चेंजेस इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसकी थिकनिंग बढ़ जाएगी, कुछ और सेल्स ऐड हो जाती हैं, देन इट इज नोन एज टर्सरी फॉलिकल। एंड फाइनली यहाँ पर एक कैविटी अपीयर हो जाती है जिसको फॉलिकुलर कैविटी कहते हैं या एंट्रम कहते हैं। यहाँ पे लिक्विड भरा होता है, लिक्विड फॉलिकुलाई भी कहा जाता है इसको। तो
हर ओवरी में यंग एडल्ट फीमेल में 60 से 80,000 60 to 80,000 फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते ये बहुत सारे डिजनरेट हो जाते हैं एंड दिस स्टेज इज नोन एज फॉलिकुलर एट्रेशिया। फॉलिकुलर एट्रेशिया की वजह से बहुत सारे डिजनरेट हो जाते हैं। चलिए, तो ये डायग्राम होता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का। कोई कंफ्यूजन है? अब इन फॉलिकल का काम क्या होता है आप सोच के बताइए। फॉलिकल से दे रिलीज oocyte, oocyte को रिलीज कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ये हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। जब ये इनकी मैच्योरेशन होती रहती है तो फॉलिकुलर सेल्स प्रोड्यूस करती हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन, और ओवुलेशन के बाद ये फॉलिकल चेंज हो जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बना देते हैं, या जिसको येलो बॉडी भी कहा जाता है ल्यूटीन की वजह से, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा का क्वेश्चन है। प्लेसेंटा क्या है, फंक्शन क्या है प्लेसेंटा का? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्लेसेंटा होता क्या है बच्चों। ये इंटीमेट कनेक्शन है किस किस के बीच में? कनेक्शन है बिटवीन फिटस एंड यूट्राइन वॉल ऑफ मदर। इंटीमेट कनेक्शन, ये जो फिटस है और जो यूट्रस वॉल है, यूट्राइन वॉल है मदर की, उसके बीच में, उसके बीच का कनेक्शन है। अब ये क्या करता है, यहां पे बहुत सारी ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं जिनको प्लेसेंटल विलाई या कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये कोरियोन के आउटर सरफेस से डेवलप होती हैं। ये विलाई पेनिट्रेट करती हैं यूट्राइन वॉल को, और इसकी वजह से क्या बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा कहा जाता है। अब इससे प्लेसेंटा क्या करता है, ये प्लेसेंटा को मिलेगा इससे, ये प्लेसेंटा एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, ये इसको प्रोवाइड करेगा रेस्पिरेटरी गैसेस, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसका रिमूवल होगा यहीं से, तो वेस्ट रिमूवल गैसेस का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? प्लेसेंटा परफॉर्म करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक, तो ये ब्लैंक फिल करना है आपको और बताना है क्या क्या है। रेटेड टेस्टिस के बाद क्या आता है और आगे के स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताना है। तो रेटेड टेस्टिस के बाद आता है वेस इफेरेंशिया या वेस इफेरेंस, ठीक है। उसके बाद एपिडिडाइमिस आ जाएगा। एपिडिडाइमिस के बाद क्या आता है? अगला पार्ट, दैट इज वेस इफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट्स लेबल कर देने हैं। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है बच्चों, किसी को कोई डाउट है प्लीज़ आप बताइए मुझे। यहाँ पे वेस डिफरेंस कर दीजिए, उसके बाद आ जाएगा यूरेथ्रा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार के लिए है oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, दोनों का कंपैरिजन आप याद रखिए। उसके मेजर डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस सीधी सी बात है, टेस्टिस में होती है तो मेल्स में होगा, जबकि oogenesis अकर्स इन फीमेल्स, ओवरी। स्पर्मेटोगोनिया ए और बी, दो टाइप के स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया बी जो है दे चेंजेस इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे ओगोनिया से प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई पोलर बॉडीज नहीं बनती, जबकि oogenesis के टाइम पे दो पोलर बॉडीज की फॉर्मेशन होती है, जो कि डिजेनरेट हो जाती है। एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे, लेकिन oogenesis में एक ओगोनियम से सिर्फ एक ओवम की फॉर्मेशन होगी। स्पर्म्स स्मॉलर होते हैं लेकिन मोटाइल होते हैं, एग सेल लार्जर होगी लेकिन नॉन मोटाइल होगी। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के। डायग्रामेटिकली भी आप शो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, प्राइमरी oocyte स्टेज पर और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्टेज पे सेल्स होती हैं डिप्लॉइड, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्टेज के बाद, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के बाद ये सारी की सारी हो जाती हैं हैप्लॉइड। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। और एक और वर्ड होता है स्पर्मिएशन, 1 नंबर में आएगा इस बार 1 मार्क में। रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन। याद रहेगा आपको, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा एलएस और टीएस ऑफ टेस्टिस, यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस आपको दिखानी होती हैं। जर्मिनल एपिथेलियम आउटर लेयर हो जाती है, यहाँ पे 2 टाइप की सेल्स होंगी, लेडिक सेल्स जो लार्ज मास है और उसके बीच बीच में सर्टोली सेल्स होती हैं। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड सेल एंड स्पर्मेटिड्स हैप्लॉइड सेल्स होती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस बार आपको ध्यान रखना है। देन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके पार्ट्स,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारे इवेंट्स बताने होते हैं फर्टिलाइजेशन से लेकर और इम्प्लांटेशन तक। वो इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स, उनके फंक्शंस, चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर आप कोई भी कंफ्यूजन में हैं तो आप बायोनिति पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको PYQs मिल जाएंगे, सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे। और अंतिम युद्ध में तो हम सारी चीज़ें बता ही रहे हैं, वन शॉट हो, चाहे आपके PYQs हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर दीजिए। टिल देन कीप स्टडिंग, गुड लक।